Okay. Good evening, everyone. Good evening, sir. 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 Good evening. Okay. Good evening, all of you. So, अभी अगर बात करें तो प्रीवियसली हमने जस्ट अभी एक टेस्ट दिया हुआ फिजिक्स का टेस्ट जिसमें अप टू 4 लेक्चर तक मतलब बेसिक्स ऑफ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था वो पार्ट पूछा हुआ था। ठीक है। सो अभी सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं, एक बार वो टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो आई गेस मोस्टली स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है। जिनको जो भी डाउट है वो टेस्ट में डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है। तो चले डाउट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग को जो भी डाउट है टेस्ट में से वो कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। चले बताएं क्वेश्चन 1 डाउट क्या? नहीं 2 ओके फर्स्ट 5 में डाउट्स बताओ। एनी डाउट इन फर्स्ट 5? नो सर। ओके 5 नंबर मैं खुद से ही बता देता हूँ। सर 5 वाला ए का बी आएगा। 5 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट पता है यहाँ पे क्या है। हमें पता है कि वर्क डन अगर मैथमेटिकली निकालना है विद साइन, मैंने बताया था ना, अगर क्वेश्चन में साइन गिवन है तो क्या करते हैं, अगर विद साइन निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी से, बट हम यहाँ पर डेल्टा वी लिखते हैं और क्यू को क्या रखते हैं विद साइन। सो ये कितना है -20 माइक्रो कूलम और ये 90 -20 फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट विल बी 90 - 20। सो ये तो प्लस आया, ओवरऑल कितना आ गया -140 1400 माइनस, और ये माइक्रो क्या है, माइक्रो तो रहेगा ही 10⁻⁻6 होता है इसका मतलब, और बिकॉज ये वर्क डन है तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल। इस तरीके से भी ऑप्शन आ जाता है। चल अप टू 10 तक बताए, नहीं डाउट? Sir, 7. 7 ओके 7 देखे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड डज नॉट डिपेंड। ओके मतलब ईएमएफ ऑफ सेल पे बातें कर रहा है। सो ईएमएफ ऑफ सेल मुझे पता है कि यार ईएमएफ ऑफ सेल किस बातों पर डिपेंड करेगा। सो स्टार्टिंग मैंने किया हुआ था कि यार जब हमने डैनियल सेल वोल्टाइक सेल को समझा था तो हमने बात की थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है। हर इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग वहां पर क्या होता है, एक क्या होता है, ये Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट होता है। और फिर अगर हमने इसे कनेक्ट किया तो यहाँ पर देयर माइट बी सम करंट, ये आ सकती है। तो ये करंट या ईएमएफ किस बात पर डिपेंड करती है, ये हमें सोचना है। सो मैंने बताया कि सबसे पहली बात होती है ये डिपेंड करती है कि आपके इलेक्ट्रोड कौन से हैं। तो एक टेबल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें होता है कि कौन सी मेटल किस नंबर पर आ रही है, उनके गैप के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि उनके बीच में कितना वोल्ट जो है पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो सकता है। सो ये द नेचर ऑफ मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड किस मेटल का है उस पर डिपेंड करेगा। समझ आया कि नहीं? Yes. ये तो डिपेंड करेगा। फिर है द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेट्स, तो मतलब यार इलेक्ट्रोड प्लेट बड़ी ले लो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, जिंक और कॉपर। आप चाहे कितना भी बड़ा ले लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। Sir, हाँ, लेकिन बड़ा लेने से यानी एरिया बढ़ेगा ना, उसका सरफेस एरिया। एरिया बढ़ेगा तो वो तो रेजिस्टेंस कम होने लगेगा ना। तो बड़ा नहीं लिया जाता है, क्या किया जाता है, मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है ऐसे। सो बेसिकली एक बैटरी बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन किया जाता है, एक सेल में बहुत बड़ी प्लेट नहीं लगाई जाती। ओके, वो बहुत बड़ी Okay. प्लेट से सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा और कुछ नहीं। सर, ये लेकिन हमारा फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने से ईएमएफ बढ़ेगा ना? नहीं, ईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वजह से करंट चेंज होगी ना। ईएमएफ तो वही रहता है, रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगी सर्किट की। ठीक है, वोल्टेज में ईएमएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, फिर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। क्लियर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब ये कि आपने एनोड किसे बनाया है और कैथोड किसे बनाया है, इसका फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपने डिफरेंट एनोड या कैथोड डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। सो मेन पॉइंट है कि फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता, बाकी उनकी सारी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। फिजिकल मतलब साइज पे डिपेंड नहीं करती।
समझ गया। ओके 10 तक कोई डाउट क्या? सेकंड में 10 नंबर का तो 10 हाँ। नंबर का तो ये बताया हुआ था ना, क्या करते हैं जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो ये अपना एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। जिस मेटल को कोट कराना है उसको एनोड में ऐड करते हैं और जिसको इस पे कराना है उसे कैथोड पे करते हैं। सो अगर मुझे ब्रास पे गोल्ड की कोटिंग करनी है तो ये डेफिनेटली हो जाएगा गोल्ड और ये बन जाएगा ब्रास। सो कैथोड किस चीज का होगा? ब्रास का। यार बताया था ना इलेक्ट्रो में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम पे। यस जी हाँ Yes. नोट्स में है। चलो 15 तक बताओ डाउट। सर 12th में 12th नंबर देखिए 12th 12th नंबर या विच वन? 12th 12th ठीक है। सो 12th नंबर अगर देखें सो बहुत ही सिंपल है। क्या कि ब्राउन ब्लैक ग्रीन और सिल्वर। सिल्वर मतलब कितना परसेंट? 10%। तो देखो सब में एरर कितनी, वो मार्जिन कितना है? 10% का। अब हमें पिक करना है ब्राउन ब्लैक ग्रीन, तो यार तुरंत लिखना पड़ेगा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। यहीं पे ही मिल गया हमें। कहाँ से स्टार्ट होता है सीक्वेंस? 0 से 1 2 3 4 5। सो डेफिनेटली पहला क्या है? ब्लैक। बट यहाँ पर पहला क्या है? ब्राउन। ब्राउन मतलब 1, ब्लैक मतलब 0 इंटू 10 टू द पावर ग्रीन मतलब 5। क्लियर है ना यार? हाँ हाँ प्रॉब्लम ये है कि 1 सारे ऑप्शन में दिख रहा है, 10 नहीं दिख रहा। तो अगर आपको इसे 1 लिखना है तो ये क्या लिखा है? 1 इंटू 10 टू द पावर हाँ 6। यार मिस्टेक समझ आई सबको अपनी? हाँ बहुत यस सारे स्टूडेंट ने इसका मार्क किया होगा बी, बट वो तो 10 इंटू सर मैंने भी किया था। वही 10 इंटू 10 टू द पावर 5 होगा ना। अगर आंसर हमें 1 लाना है तो कौन सा करेक्ट होगा? सी वाला। ई सी वाला। क्लियर ना यार? हम्म ठीक है चलो 15 20 तक सर बताया। 14th 14 ओके 14 देखें यार, 14 देखें। ओके प्रेस्ड थ्रू डाई। यार ये जानते हो डाई क्या होते हैं? हाँ यस सर वो डाइस। डाइस? नहीं, यहाँ अरे वो कैसे आ वाला गया नहीं, डाइस? ये मेटल फोर्जिंग के समय यूज करते हैं। डाइज आर टू हैवी, यू कैन से मशीन्स में जो हैवी वेट्स लगे होते हैं उनको डाई बोलते हैं। और जब कोई भी मेटल मतलब वायर वगैरह फोर्ज करते हैं तो उस वायर को उनके बीच से पास कराते हैं, ठीक है, और ऐसे पुल कर रहे होते हैं। उस सेटअप को बोलते हैं डाई, इनको बोलते हैं डाई। अच्छा, वो ठोकते हैं ऐसे कुछ होता हाँ है। हाँ हाँ एग्जैक्टली वो दो ऐसे फोर्ज बहुत में ही थिक होता से है। रहते हैं और वो बीच में रहते हैं। लेद मशीन वगैरह जैसे जहाँ पे रहती है ना वहां पे दिखेगा कि वो सरफेस में ऐसे दोनों ऊपर से प्रेस करते हैं और वायर खींचते हैं। तो वहां स्क्रू से इसको नीचे कर देते हैं, इस डाई को थोड़ा सा पुश कर देते हैं नीचे की तरफ। पुश करने से क्या होगा? ज्यादा प्रेशर डालेगा और वायर थोड़ी कंप्रेस होकर निकलेगी। तो अगर हमें थोड़ी थिन करनी है वायर को तो अपन डाई पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं और यहाँ से वायर पुल करते जाते हैं। तो उसके वजह से एरिया कितना हो गया है? डिक्रीज हुआ है। बट क्या मटेरियल कहीं चला जाएगा क्या? नहीं नहीं, मटेरियल यहाँ पर सेम है। ऐसा नहीं हुआ कि फिनिशिंग कर दिया है। ऐसा नहीं हुआ कि ये वायर है जैसे पहले होता था ना, पेंसिल को शार्प करने के लिए ब्लेड से ऐसे शार्प करते थे। सो अगर वायर को ऐसे फाइलिंग करके उसका एरिया कम किया गया थोड़ा सा, या कुछ रब करके ऐसे रब करके उसका सरफेस एरिया कम कर दिया गया 1%, तो फिर डायरेक्टली होता आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या होता? आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, डायरेक्ट चेंज। बट मुझे पता है कि बिकॉज ऑफ दिस ए उसका लेंथ क्या होगा? फुल हो जाएगी, वो लेंथ बढ़ गई होगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर लेंथ बढ़ गई तो हमें लॉजिक यूज करना पड़ेगा ना कि अगर एरिया को n टाइम्स किया तो उल्टा होता है ना n स्क्वायर टाइम्स। और फॉर स्मॉल परसेंटेज कितना फर्क आएगा? 2 टाइम्स का। क्लियर? सो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया? बिकॉज एरिया डिक्रीज होगा सो लेंथ भी इंक्रीज होगा और नेट इफेक्ट कितना आता है? स्क्वायर का कितना आता है? रेजिस्टेंस विल चेंज बाई n स्क्वायर टाइम्स।
बट यहाँ पर स्मॉल परसेंट है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन ए। 2n। अगर कुछ है तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए। याद आ रहा है नोट्स में? यार बताएं आप लोग, याद आया सबको? यस सर। ठीक है, तो क्या होगा लास्ट लेक्चर अगर हमने डिक्रीज किया है सो इंक्रीज हो जाएगा 2%। चले टिल 20 तक बताएं डाउट्स। 16. 16 एनी अदर डाउट टिल 20? 15 19 and 20. 19 and 20 आंसर ठीक है। 15 15 चले 15 भी देख लेते हैं। 15 देखें, लेंथ इतनी है, रेजिस्टेंस इतना है, द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 30%। तो यार देखो यार, ये तो नोट्स में कराया था ना, अगर लेंथ 30% इंक्रीज हुई है तो हम क्या फाइंड करते हैं? and न्यू लेंथ। 30% मतलब कितनी हो जाएगी न्यू लेंथ? 1.3 टाइम्स और वो हो जाएगी 30% को पॉइंट में कितना लिखेंगे 0.3। सो न्यू लेंथ विल बिकम 1.3। सो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा फिर? वो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ना, याद है? into R 1.3 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ i इनिशियल। 1.3 का स्क्वायर आ जाएगा 1.67 इंटू इनिशियल कितना था 20। तो इसे नियरली क्या मान लो, सॉरी 1.69 आएगा, इसे नियरली क्या मान लो 1.7। 1.7। सो तो फिर क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 34। क्लियर? हाँ। Okay. Find the number of electrons flowing per second through any cross section area if it carries 1 ampere current। तो यार ये तो बताया था ना, I is equal to n number of electron into charge of electron upon time। so number of electron कितना आ जाएगा, टाइम कितना है 1 सेकेंड। पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड है, और करंट भी कितनी है 1 एम्पियर। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ई का डिवाइड कर देंगे। सो आई इंटू टी बाई ई। सो आई भी 1, टी भी 1, 1, और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 19। तो कितना आ गया 19 ऊपर चला जाएगा और एक जीरो यहाँ पर यूज कर लो। सो ये क्या गया 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18। और अगर आप इसे डिवाइड करो तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बट आई गेस हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगी। ओके यार, समझ आया कि नहीं जिसने पूछा 16 नंबर? Yes, sir. ओके 19 नंबर देखें, मासेस ऑफ 2 वायर्स। ओके ये क्वेश्चन एकदम नया था। ये 19 वाला याद है, शायद किसी ने मुझसे पूछा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला कब यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये वो केस है जहां पर डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेशियो किसका दिया है मासेस का। तो मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन है m1/m2 कितना 1:2। लेकिन मुझे पता है मैं मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू volume वॉल्यूम। और डेंसिटी तो दोनों का सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू लेंथ इज 1:2। जबकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ का रेशियो कितना है 2:1 2:1। तो मैं लेंथ का रेशियो रख दूंगा। सो a1/a2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:1 इज इक्वल टू 1/2। सो देन a1/a2 कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 नीचे आ जाएगा, क्या आएगा 1/4। क्लियर है या नहीं? a1/a2 कितना आ गया 1/4। अब मुझे पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का रेशियो कैसे लिखते हैं। सो R इज इक्वल टू क्या होता है रो L/A। सो इसका मतलब R1/R2 अगर मुझे चाहिए, रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए, सो रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा L1/L2। और A इनवर्स में है ना, तो A का रिलेशन क्या आएगा A2/A1 A2/A1। सो L1/L2 कितना दिया है 2:1, और A2/A1 इसका इनवर्स वो कितना हो जाएगा 4। आंसर कितना आ गया 8:1।
तो ये बहुत अच्छा पार्ट था क्योंकि इसमें ये चीज यहाँ पर यूज करनी थी, मास के बारे में यूज करना था कि मास का रेशियो गिवन है, उससे हमें उसका वॉल्यूम लिखना है और फिर सॉल्व करना है। क्लियर सबको? Yes, 20 sir. नंबर। अरे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हम मुझे पता है ना, कंडक्टर का क्या होता है? अरे Positive. कंडक्टर का प्रोपोर्शनल होता है। इंक्रीज होता है और सेमीकंडक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी, ये तो नोट्स में लिखाया भी है ना। यस सर। ओके, चलो 25 तक बताएं डाउट्स। 25 तक एनी डाउट? 23 से 23 23 से 23 बहुत डिमांड में है यार, चेक कर लेते हैं 23 क्या है। रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ डायमेंशन दिस। तो यार ये देखो ना, ये ब्लॉक में 4x4 है ना, तो क्या ये रेक्टेंगल है क्या? नहीं, रेक्टेंगल फेस कौन सा होगा? 4x10। 4x10। तो इसका मतलब जो एरिया यूज करोगे वो रेक्टेंगल वाला यूज करोगे ना। जिन दो सरफेस के पीछे रेजिस्टेंस पूछा होगा, मान लो ये दो सरफेस के बीच में पूछा है, तो इस सरफेस को ही तो क्या ले लेते हैं? एरिया। और उसके बीच की डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं? एल। तो इसमें ये काम की बात थी कि बिकॉज रेक्टेंगल फेसेस पूछा हुआ है, इसलिए एरिया क्या यूज करेंगे? 4x10। तो कितना आ गया? 40। बट ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसे हम क्या करेंगे? 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और लेंथ क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। उसे क्या लिख देंगे? 4 × 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर ना? अभी काम बन गया। क्या है फॉर्मूला? R = ρ/. तो इसका मतलब रो कितना गिवन है? 48। 48 × 10⁻⁸ इंटू एल कितना है? 4 × 10⁻⁻2 अपॉन ए कितना है? 40 × 10⁻⁴। तो देखो क्या होगा, 2 से 1 कैंसिल, पावर 2, और 2 बचेगी तो इस 8 को कैंसिल कर देगी, तो रिमेनिंग पावर कितनी आएगी? 10⁻⁶। 4 से ये 4 कैंसिल, बचेगा 10, और 10 से 4.8 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4.8। तो आंसर आ जाएगा 4.8 माइक्रो ओम। समझा या नहीं? 23। तो Yes, sir. 23 अरेंजमेंट से रिलेटेड था। अगर आपने ये वर्ड नहीं रीड किया कि रेक्टेंगुलर फेस के क्रॉस निकालना है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि एरिया कौन सा लेना है और लेंथ कौन सा लेना है। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देते, ये जो टेस्ट पेपर बना है ना, आप समझो टेस्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आना चाहिए आपको, क्योंकि पूरा टेस्ट पेपर लेक्चर्स नोट्स से था। पूरा पेपर जो लेक्चर में सिखाया है, सारा कुछ मैंने यूज करके बनाया हुआ है। तो आप लोग को अच्छा स्कोर करना चाहिए था, काफी स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है। ठीक है, सो हाईएस्ट हमारा 95 है। 2 स्टूडेंट्स को है, हर्ष को है और अदिति। ठीक है, चलो चलो फिर आज का अपना सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर में कुछ और डाउट तो नहीं है किसी को? Nice. सर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है ना? हाँ, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम शायद मैंने लिख भी दिया था ना, एक बार देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर वाला पार्ट मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आई गेस लिखा हुआ हाँ था। सर, वो नेगेटिव रो ये लिखा होता हुआ है है ना, उसका। सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, Yes, sir. हाँ। और यहाँ पर रेजिस्टिविटी का यूनिट वगैरह पूछा था, काफी स्टूडेंट्स ने गलत किया रेजिस्टिविटी का यूनिट। ठीक है, यहाँ पर मैं रेजिस्टिविटी को लिख भी देता हूँ कि ये जो रेजिस्टिविटी है, इसको एक और नेम है क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
सर ये शायद आपने लिखा था। मे भी कहीं तो लिखा रहा होगा, बट चलो ठीक है। लेक्चर 4 के स्टार्टिंग में लिखा है। अच्छा, लेक्चर 4 के स्टार्टिंग में। ओके, वेरी गुड। समीक्षा, आपको कितना स्कोर है? 77 87 77 77। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन में ऑप्शन में चेंजेस थे, मैंने चेंज करके अपडेट कर दिया है। एक बार मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा अपडेटेड रिजल्ट। सबने चेक कर लिया है क्या? अपडेट हुए थे थोड़े से रिजल्ट्स? हाँ सर, किया। ओके, जस्ट मिनट। हाँ समीक्षा, आपको 82 हो गया है। जो टॉप 5 रैंक्स हैं वो आप देख सकते हैं। हर्षवर्धन 95, अदिति 95, शायली 87, समीक्षा 82, वेदांत 80। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छे से करेंगे। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। सो मैंने नोट्स पहले से ही बना के रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता था आज का टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा टेस्ट पेपर में यूज़ हो गया है। ओके, सो ये नोट्स मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे सारी चीज़ों को, ठीक है? ओके, चले। सो आज का टॉपिक है हमारा, हमने अभी तक देखो क्या क्या पढ़ लिया। आप अगर नोटिस करो तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा था किसके बारे में? करंट। करंट, करंट चार्ज। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल, याद है? फिर हमने पढ़ा रेजिस्टेंस। अब हमें इन तीनों को रिलेट करना है, ये हमारी थॉट ऑफ स्टडी है। अभी समझ आया? हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा करंट, फिर दूसरे में सोर्सेज, 3rd and 4 में किसे पढ़ा? रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे? इन्हें रिलेट करेंगे। ओके, सो इनको रिलेट करने वाले साइंटिस्ट थे ओम। सो अभी हम स्टडी करेंगे क्या? ओम्स लॉ। क्लियर है या नहीं? सर लेक्चर्स होने वाले हैं इस चैप्टर पर। क्या सर और कितने लेक्चर्स है इस चैप्टर पर? यार, आई डोंट नो, मतलब काफी सारे हैं। ये काफी अच्छा चैप्टर है, नियरली 8 लेक्चर्स जाता है। ओके 8 to 10 तक, मतलब 10 तक भी जाता है। एक्चुअली सिलेबस में अगर आप देखोगे, सिलेबस यहाँ पर नहीं है। सो पहला चैप्टर क्या था? डायमेंशन एरर। वो मैं सबसे लास्ट में सिखाऊंगा आपको, जब आप सारी क्वांटिटी सीख जाओगे, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में नियरली 10 लेक्चर्स लगेंगे, क्योंकि हमें थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट भी देखना होता है वहां पर, इसलिए। चले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है आज का पॉइंट? VIR को रिलेट करना। क्या? VIR को रिलेट करना। उस रिलेशन के लिए हमारा ओम्स लॉ। ठीक, स्टेटमेंट रीड करें। इफ फिजिकल पैरामीटर ऑफ अ कंडक्टर, फिजिकल पैरामीटर मतलब उसका लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। ये क्यों नहीं? अगर आपने लेंथ, एरिया या टेम्परेचर चेंज कर दिया तो क्या बदल जाएगा? उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बदल गया तो फिर वो ओम्स लॉ में चेंजेस आ जाएंगे ना, तो इसलिए रेजिस्टेंस चेंज नहीं करना। सो स्टेटमेंट है, इफ फिजिकल पैरामीटर ऑफ अ कंडक्टर लाइक दिस आर अनचेंज्ड, देन करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। मतलब अगर आपने एक रेजिस्टर में, यहाँ पर ये रेजिस्टर है, इसमें एक वोल्टेज अप्लाई किया तो पक्का इसमें क्या फ्लो होने लगेगी? एक करंट। और ये करंट कितनी फ्लो होगी, ये ओम ने बताया कि ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। और कैसे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बताएं, समझा या नहीं ओम्स लॉ? हाँ ठीक है, तो ओम्स लॉ की बात करें, सो ओम्स ने क्या सिंपल सा स्टेटमेंट बताया? V I is equal to V, that the current is proportional to voltage applied। फिजिक्स में हमें पता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा, इक्वल बनाएंगे, देयर विल बी अ कांस्टेंट। सो ओम ने बताया वो कांस्टेंट क्या होता है? 1/रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स उसने बोला था कि ये 1/रेजिस्टेंस है। बाद में सीमेंस ने बोला कि हम इसे क्या बोलेंगे? कंडक्टर। ठीक है, तो ओम ने जो टर्म यूज किया था वो क्या यूज किया था? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो फॉर्मूला क्या बन गया? V इज इक्वल टू IR। तो अभी तक जो 3 चीजें हमने पढ़ी थी हम उन्हें रिलेट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से? ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू IR। क्लियर?
जहां पे V मतलब क्या है, V मतलब बोलते जाओ यार, पोटेंशियल पोटेंशियल। जो वोल्टेज हम बैटरी से लगाएंगे उसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट्स। यूनिट क्या होगा, वोल्ट करंट क्या है, I I, और उसका यूनिट एम्पियर एम्पियर, और रेजिस्टेंस का ओम्स ओम। अब हमने क्या बताया कि चलो इसका फिगर बना लेते हैं। तो फिजिक्स में मैंने आपको फिगर बनाना बताया है, फिजिक्स में मैंने फिगर बनाना कि जब कोई फिगर y प्रोपोर्शनल टू x है तो ये फिगर हमेशा कैसा रहता है, एक स्लो स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अगर फिगर कुछ ऐसा है y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर तो फिगर फिर एक क्या रहेगा, कर्व। कर्व ये समझा या नहीं, ओके। तो ओम ने बताया कि यार अगर मैं फिर ग्राफ बनाऊं किसका, अगर मैं ग्राफ बनाऊं V और I का, तो क्या होगा यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू आई आर दिख रहा है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि V प्रोपोर्शनल टू I है, सिर्फ क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, ये। तो इस R को बोलते हैं उस ग्राफ का क्या, स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। आपको अगर याद हो थोड़ा सा, तो 9th में ये चीज मैंने बताई थी कि ये लर्न करके रखना है कि किसी भी इस फिगर में, ग्राफ में, इसका जो y वाली वैल्यू है और जो x वाली वैल्यू है, इनके डिवाइड को क्या बोलते हैं, स्लोप। y बाई x को बोलते हैं क्या, स्लोप। सो डेफिनेटली इसका स्लोप क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। सो इसका मतलब v और I ग्राफ अगर हमने बनाया, v वर्सेस क्या ग्राफ बनाया, I ग्राफ बनाया, तो उसके स्लोप क्या बन जाएगा, R। अब देखना कि अगर ये स्ट्रेट लाइन आया, मैं v इज इक्वल टू v बाई आई बना लेता हूं, अगर ये स्ट्रेट आया तो अच्छी बात है, अगर स्ट्रेट नहीं आया तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया ना, इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू आई है क्या, नहीं, नहीं है कुछ स्क्वायर वगैरह वाला टर्म हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ और हो सकता है ना। हाँ ओम ने 2 वर्ड यूज किए, क्या, ग्राफ बनाए, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2। सो 1 वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर लीनियर। और ये जो 2 है जो कि कर्व होता है, कर्व को क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। ओम ने बताया, ओम ने क्या बताया कि कुछ लीनियर होंगे और कुछ नॉन लीनियर होंगे। तो जो लीनियर होंगे, जिनका स्लोप कांस्टेंट होगा, उनको उसने क्या बोला, कौन से कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। और जिनका स्लोप कांस्टेंट नहीं था उन्हें क्या बोला, नॉन नॉन ओमिक कंडक्टर। तो अगर आप देखो कि रियल लाइफ में ज्यादा ओमिक कंडक्टर्स होते नहीं है, मोस्टली सारे कैसे होते हैं, नॉन ओमिक। फिर भी हम ये पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इतना कॉम्प्लेक्स स्टडी की जरूरत नहीं है, हम 10th में सिर्फ बेसिक्स डील करते हैं, इसलिए हम ये पढ़ लेते हैं। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम किसमें, आर के कैलकुलेशन में है ना, ये फॉर्मूला तो चाहे ओमिक हो या नॉन ओमिक दोनों में वैलिड है ना। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं v इज इक्वल टू आई आर, ओमिक के लिए वैलिड है या नॉन ओमिक, बताओ किसके लिए वैलिड है, दोनों के लिए। मतलब ओमिक और नॉन ओमिक दोनों के लिए वैलिड है, सिर्फ फर्क क्या है, आर चेंज हो जाएगा उनका। ओके। अब एग्जांपल देखें अगर ओमिक के, तो ओमिक के एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, मोस्टली मेटल्स, जो प्योर मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओमिक। ये जो हम वायर यूज करते हैं वो भी क्या होती है, ओमिक। नॉन ओमिक में क्या होते हैं, नॉन ओमिक में आते हैं आपके ये जो बल्ब होते हैं, ये जो मोबाइल वगैरह में चिप वगैरह लगी होती है ना, डायोड बोलते हैं उनको, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो सारी क्या होती हैं, नॉन ओमिक। तो उनको बोलते हैं डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो सारी क्या हो जाती हैं, नॉन ओमिक। तो डायोड लिखने का मेरा मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, क्लियर ना।
तो बताओ यार, ओम्स लॉ समझ आया कि नहीं? मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, एक बार रीड करें ओम्स लॉ। ठीक है, आदित्य बताओ यार ओम्स लॉ क्या है? Sir, Ohm's law is that what Ohm proposed is if physical parameter of conductors means physical properties, यस, matlab length, area and temperature, if Very we good. don't change them, then the current flowing in it will be proportional to voltage, and that Ab- when after removing proportionality symbol, the constant will come 1 it upon is R. 1 upon R. Then where R he named as a resistance. Okay, okay, very good यार, very good. ठीक है, अदिति, will you explain non-ohmic and ohmic conductor? Yes, sir. Yeah, It depends on the graph. The graph is linear. If the graph obtained between B and I is a linear graph, then Okay. it will be an ohmic conductor. And if the graph obtained is a curve, then it will be a non-ohmic conductor. very good. And in simple word, we can say with the term R, if R is constant, then it is a Ohmic conductor. And if Ohmic. it is not constant, it is a non-ohmic conductor. non-ohmic. Example of ohmic? Metals or whatever metals we use in wires, etc. Yeah. And non-ohmic conductors? Semiconductor devices, bulbs, diodes, triodes. Yeah, very good, very good. Okay. So ये पार्ट था जो हमने ओम्स लॉ देखा। अभी ओम्स लॉ का एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे, एकदम सिंपल सा एग्जांपल। क्या है कि ये मैंने एक बैटरी लगा दी, एग्जांपल दिख रहा है, ये मैंने एक बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, और मैंने एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दी। अच्छा, ये जो रेजिस्टर है, जो हमने कॉमर्शियल रेजिस्टर पढ़े हैं, वो भी कैसे हैं? वो भी ओमिक है, वो बदलते नहीं है यार। ऐसा थोड़ा ना ज्यादा करंट कर दोगे तो 10 ओम वाला 5 ओम बचेगा, ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन है सिंपल, 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड विद 50 ओम रेजिस्टर, सो फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। अच्छा, एक चीज और, इसे करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, एमीटर क्या होता है। ठीक, तो आप लोग जानते हैं, वैसे जानते हो ना सब एमीटर? ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा हुआ है, एक डिवाइस होती है क्या, गैल्वेनोमीटर। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। किससे? जी से। तो इस गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हैं हम, कन्वर्ट कर सकते हैं इधर एमीटर में या फिर अरे वोल्ट मीटर में, बोलते जाएंगे। सो एमीटर की खास बात है कि इसे हम किस काम में यूज करते हैं, मेजरिंग करंट मेजर में, Measuring और वोल्ट मीटर को voltage. वोल्टेज पोटेंशियल। ठीक है, सो बिकॉज करंट मेजर करते हैं तो हम इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, और वोल्टेज वाले को कैसे कनेक्ट करते हैं, Parallel में। तो देखो ये एग्जांपल देखा है, ये बैटरी, ये रेजिस्टर, और एमीटर को कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज। सीरीज में। जबकि यहाँ पर ये बैटरी, ये रेजिस्टर और वोल्ट मीटर को ऊपर लगाया, मतलब पैरेलल। क्लियर ना? Yes. अब हम जो स्टडी करेंगे वो हमेशा कैसा स्टडी करेंगे, हम किस टाइप का स्टडी करेंगे, आइडियल। आइडियल। क्यों? क्योंकि अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो करंट चेंज हो जाएगी ना सर्किट की, हाँ, V इज इक्वल टू आई आर से। इसलिए आइडियल केस में एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। अब वोल्ट मीटर में क्या होगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में है, तो यहां से अगर करंट गई तो उसे रिटर्न आना चाहिए बैटरी में। करंट की एक खास बात होती है, करंट इज अ नोटेशन, एक्चुअली तो चार्ज है ना, चार्ज डिस्ट्रॉय थोड़े ना हो जाएगा। सो बैटरी से अगर गया तो रिटर्न होके बैटरी में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्ट वोल्ट मीटर में भी कुछ जा सकता है ना, अगर वोल्ट मीटर में गए तो फिर ये तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ। वोल्ट मीटर में नहीं जानी चाहिए एक भी,
सो इसके लिए वोल्टमीटर को रेजिस्ट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सो वोल्टमीटर का क्या होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस? इनफिनिट। इनफाइनाइट। तो ये दो थ्योरेटिकल बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। क्लियर? हर्ष एक्सप्लेन करो इन्हें फिर से, क्या पॉइंट्स हैं ये? सर एमीटर हम यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, और हम उसे सीरीज में लगाते हैं, और सीरीज में लगाने के बाद उसका रेजिस्टेंस यानी आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस रहा तो फिर करंट रिड्यूस हो जाएगा Very और good. फिर रीडिंग अलग आ सकती है। वेरी गुड। साई प्रसाद आप एक्सप्लेन करो वोल्टमीटर को। साई प्रसाद। ओके मानव आप एक्सप्लेन करो। मानव। यस सर। हाँ वोल्टमीटर एक्सप्लेन करो एक बार आप। सर वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज मेजर करने यूज होता है सर। और मतलब उसके अंदर क्या बोलते, मानव बेटा आप अच्छे से सुन नहीं रहे हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। अगर सुन रहे होते तो आंसर किया होता आपने। चले पूछ लेते हैं। कृषा आप आंसर करेंगे? कृषा हाँ सर। will you answer about voltmeter? Yes 3 sir. points. Yeah. Voltmeter is a device which is used to measure the voltage or potential difference. Okay. Good. It is a high resistance device, and it is always connected in parallel. Okay. Very good. And for high resistance, there is a term related, what we call? For ideal voltmeter, what will be the resistance? Infinite. Infinite. Okay. So ये points हैं जो हमें mind में रखने हैं. Okay. ठीक है, चले। सो इसके बाद हमने ये एक एग्जांपल दिया, क्या? एक छोटे से बैटरी को कनेक्ट कर दिया किससे? 50 ओम रेजिस्टेंस से, और एक क्या लगा दिया यहाँ पर? अमीटर। सो अमीटर की रीडिंग बतानी है। अमीटर की रीडिंग मतलब कि समझ जाओ क्या बतानी है? करंट। Current. तो यार जब हमारे पास एक V है एक R है तो डेफिनेटली हम V इज इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं। V है 10, I हमें फाइंड करना है, R कितना है? 50। सो I की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिवाइड में जाएगा, क्या आंसर आ गया? 0.2। बताओ किसी को कोई डाउट एग्जांपल में? नाइस। ओके। फिर बात आती है कि यार एग्जाम में ऐसा थोड़ा ना कि एक ही रेजिस्टर रहेगा, एग्जाम में तो बहुत सारे रेजिस्टर हो सकते हैं ना, समझा कि नहीं यार? हाँ सर। ओके। तो इसका मतलब वी मस्ट स्टडी द टर्म कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। व्हाट विल हैपन इफ देयर आर मल्टीपल रेजिस्टर? तब हम कैसे ओम्स लॉ लगाएंगे? लॉजिक समझ आया क्या स्टडी करने वाले हैं? हाँ सर। बताओ क्या स्टडी करने वाले हैं एग्जैक्टली? कि जब बहुत सारे रेजिस्टर्स लगा देंगे तब कैसा? तब ओम्स लॉ को कैसे यूज करेंगे? अभी ओम्स लॉ देखो ना, सिंपल है ना, V इज इक्वल टू आई आर। क्या बहुत सारे आर हैं क्या यहाँ पर? बहुत सारे V है क्या? नहीं एक ही है। तो एक ही है तो हमें कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर देखना पड़ेगा। तो उस सीक्वेंस में सबसे पहले स्टेप वाइज सीखेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉम्बिनेशन होता है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या? सीरीज। अब समझना पॉइंट्स, अच्छे से ध्यान देना। सीरीज पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब क्या है? एक रेजिस्टर, उसके बाद फिर दूसरा, फिर नेक्स्ट। समझ आया एंड टू एंड का मतलब? यस। तो कैसे कनेक्टेड है एंड टू एंड? मतलब इस तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द रेजिस्टर्स आर हैविंग सेम करंट फ्रॉम द वायर। मतलब अगर यहां से करंट आई तो सीरीज कब होगा? जब इन सब में करंट क्या हो? सेम फ्लो। तो कैसे पता चलेगा कि करंट, या कैसे पता चलेगा कि करंट सेम है? सो करंट सेम होने का एक ही लॉजिक है, इफ यू हैव एडेड वन मोर वायर then definitely current will distribute here. Got the idea?
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, सीरीज मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऐसे नेक्स्ट वायर नहीं होनी चाहिए। सारे रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड हो? वायर से कनेक्टेड होना चाहिए। एक ही वायर से एंड टू एंड कनेक्टेड हो। तो अब ये फिगर देखो यार, अब ये फिगर देखना, ये फिगर देखो। इस फिगर में अगर नोटिस करो तो क्या R1 और R2 सीरीज में है क्या? हाँ नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया है, R3. R3 R3। बट सोचो, क्या R2 और R4 है सीरीज में? हाँ। है, क्योंकि इनके बीच में कोई वायर नहीं है। समझा कि नहीं? यस सर। सीरीज समझा कि नहीं सबको यार? हाँ सर। तो पहले तो देखो एंड टू एंड, फिर देखो कि बीच में वायर वगैरह नहीं आ जाए। अगर वायर बीच में एक्स्ट्रा आ गई तो उनको नहीं बोलेंगे सीरीज। तो पहली लाइन R1 R2 R4 ये तीनों दिख रहे हैं सीधे, पर सीरीज है क्या? नहीं. नहीं, बिकॉज ऑफ दिस वायर। बट आई कैन डेफिनेटली से, अच्छा रीजन क्या है? करंट सेम नहीं जाएगी R1 में और R2 में, करंट सेम नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ से करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बट ये श्योर है कि R2 और R4 किसमें है? सीरीज में। सीरीज में। समझा या नहीं बताओ सबको? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो अब अगर पहले तो क्या है, चेक करना है कि सीरीज है या नहीं है। देखो हम नियरली 6 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 6। तो हर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। समझा या नहीं? यस सर। मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। आपको चेक करना है कि सीरीज है कि नहीं। तो मैंने क्या चेक किया कि भाई ये सब तो सीरीज में नहीं है, बट ये दो हैं। डन या नहीं? हाँ. हाँ। चलो ठीक है। तो देखते हैं कि अगर सीरीज है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे सॉल्विंग सिखा रहा हूँ, सीरीज की सॉल्विंग। तो मैंने एक एग्जांपल चेक कर लिया, पिक कर लिया कि लेट से कितने रेजिस्टर मैंने लिए? 3। और उन्हें कैसे कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। सीरीज में। एक बैटरी लगा दिया। तो होता क्या है देखो, नंबर 1, करंट इन ऑल रेजिस्टर क्या होगी? Same. सेम। सेम। बट एक बहुत अच्छी बात आएगी जो आपको एकदम लर्न करनी है। क्या? दे ऑल शेयर द पोटेंशियल। सीरीज इज लाइक कि सब एक साथ चेन वाइज लगे हैं और आपने दे दिया इसको 50 वोल्ट, तो डेफिनेटली सब लोग शेयर करेंगे। मतलब इसे दे दिया 10, ये छोटा है, इसको दे दिया 20, ये थोड़ा बड़ा है, इसको दे दिया रिमेनिंग 20। समझा ना? हाँ बदल देते हैं। ये सबसे बड़ा है, इसको दे दिया 30, इसको दे दिया 5, ये बहुत छोटा है, तो रिमेनिंग 15। समझा? हाँ. तो मैं हमेशा क्या कह सकता हूँ, इन तीनों का पोटेंशियल मिलके कितना होगा? V. V। अच्छा, तो यहाँ से मैं समझा कि सबके पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? IR लिख सकता हूँ। हाँ. हाँ। तो V1 को क्या लिखूंगा यार? I तो सब में सेम है। V1 क्या होगा? I इंटू R1। हाँ. V1 V2 V3 लिख दिया। अब यार अकेले भी लिखना है, तो इसी चीज को बोलते हैं सॉल्विंग। कि ओम्स लॉ तो एक रेजिस्टर में लगा सकते हो, बट यहाँ थे 3। तो हमने एक नई चीज सॉल्व की। क्या? इन 3 की जगह हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज 3, और उस इफेक्ट को बोलेंगे क्या? इक्विवेलेंट। क्या? Equivalent. इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट हम यूज करेंगे यहाँ पर, वो इन 3 के इफेक्ट को बताएगा। और ये इक्विवेलेंट क्यों ढूंढना है हमें इसलिए ढूंढना है क्योंकि इक्विवेलेंट मतलब 5 रेजिस्टर थे, आपने 5 का इक्विवेलेंट बना लिया 1, तो अभी V इज इक्वल टू IR लगा सकते हो ना? समझा ना? हाँ R इक्विवेलेंट क्यों फाइंड करना है? आदित्य बताओ, why we need to find R equivalent? Sir, because so that we can apply Ohm's law there. Ohm's law there. If there are 5 resistor, we need to apply the Ohm's law, then we need only 1 resistor. So to convert it into a single resistor, this single resistor is called REQ. EQ means equivalent. Done. तो इस पूरे V को मैंने क्या लिख दिया? I into R equivalent. तो R equivalent का ये आ गया फॉर्मूला। अब आपको ये लर्न कर लेना है क्या, कि अगर सीरीज में रहते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? कैसे भाई?
R1 plus R1 R2. plus R2 plus प्लस R. R3 सबको ऐड कर दो यार। अब देखो स्टेप्स कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या फाइंड करते हैं? Equivalent. हाँ, तो समझा ना सबको? सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? इक्विवेलेंट। वो फाइंड हुआ, फिर क्या लगा देंगे? ओम्स लॉ। और क्या हाँ। फाइंड करेंगे? करंट। तो हाँ। V इज इक्वल टू लगा दिया I R इक्विवेलेंट। तो क्या फाइंड कर लिया? I क्या आ जाएगा? V बाई। Equivalent. तो क्या आ गया ये? I। अब समझो व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीरीज, कि सब में करंट क्या होगी? I. I। अच्छा चलो मैं एक ही चीज यहाँ से बता देता हूँ, एक चीज दिमाग में बैठाओ। फॉर्मूला तो आपके पास सिर्फ एक ही है क्या? V equals I. अब ये कब यूजफुल होगा? ये सिर्फ तभी यूज हो सकता है जब आपको रिमेनिंग टू पता हो। अगर V और I पता है तो क्या फाइंड कर लोगे? R. R। अगर I और R पता है तो क्या फाइंड कर लोगे? V. V. तो मेरा ये टारगेट था कि मैं पहले गेस कर रहा था ना कि मेरे पास 50 वोल्ट है तो ये 20 ले लेगा, ये 10, ये 20, ऐसा कुछ। अब मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन कितना कितना वोल्टेज लेगा। कैसे? R सबका पता है। हाँ। V फाइंड करने के लिए अगर आपको I पता चल गया तो V सबका आ जाएगा ना। हाँ। तो थर्ड में स्टेप में, सेकंड में हमने करंट फाइंड किया और थर्ड स्टेप में क्या फाइंड कर सकते हैं? सबका इंडिविजुअल वोल्टेज। बताइए यार ये समझ आया या नहीं? हाँ। डेफिनेटली क्लियर ना? यस ओके कृष यादव आप सुन पा रहे हो क्या? कृष यादव। ओके ठीक है। समीक्षा आप एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन सीरीज? Yes, just या हम ओम्स लॉ मतलब वो फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब हमें पहले दो वैल्यूज पता हो। ओके अगर फिर हम तो फर्स्ट स्टेप हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, वो हम सभी वैल्यूज को ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड। देन अगर हमें टोटल वोल्टेज दिया हो तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट। वेरी गुड। देन और अगर हमें इंडिविजुअल रेजिस्टर का वोल्टेज फाइंड करना है तो हमें V1 मतलब उस पर्टिकुलर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इनटू करंट करना है। ओके वेरी गुड। ओके देन सब लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। एग्जांपल दिख रहा है, क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल ऑफ 30 ओम, इसका पोटेंशियल बताना है। एवरीवन फास्ट सॉल्व इट। ओके आई गेस टाइम हुआ, एक बार देख लेते हैं। बताओ सबसे पहले स्टेप आर इक्विवेलेंट कितना आया? 60. 10 20 30 कितना है? 60। नेक्स्ट स्टेप, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फिगर स्मॉल हो गया, अब ये 60 आ गया। तो इसका मतलब ये कि इन तीनों को हटा के हमने क्या लगा दिया? एक सिंगल रेजिस्टर ऑफ 60। तो अब तो ओम्स लॉ लगा सकते हो ना। आई कितना हो जाएगा? V बाई R equivalent. I आ गया. करंट कितनी हो गई? 1/6 एमीटर। 1/6। डन। अभी नेक्स्ट स्टेप, सबका वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो चीजें पता है, रेजिस्टेंस पता है
और मुझे पता है सीरीज में सब में करंट क्या होती है, इक्वल। इक्वल। सो वी फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, आई एंड आर। आई भी पता है एंड आर भी पता है, क्लियर ना। अच्छा, सबका फाइंड करने की जरूरत नहीं, जो पूछा है वही फाइंड करोगे ना। ठीक, तो क्या पूछा है ये वाला, तो काम बन जाएगा। समझ आ गया कि नहीं यार सीरीज सबको, हाँ हाँ क्लियर। तो Yes. मैंने फिर से बताया, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। हम कितने कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, 6। तो आपको धीरे धीरे आगे प्रॉब्लम आती जाएगी, तो बेसिक क्लियर ही रखना है। और बेसिक दो होते हैं, क्या, सीरीज एंड पैरेलल। अगर ये दोनों नहीं सीखे तो बाकी 4 वेस्ट हो जाएंगे, बाकी 4 समझ ही नहीं आएंगे क्या करना है। तो यार अभी बताओ, सीरीज क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो गुड। नेक्स्ट स्टेप इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बहुत अच्छे से समझेंगे। पैरेलल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टू आइडेंटिफाई, बट मैं बता रहा हूँ, समझने का ट्राई करेंगे। देखो पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, द रजिस्टर्स हैविंग सेम स्टार्ट एंड सेम एंड। समझ आया कि नहीं, मतलब उनको ही पैरेलल बोलेंगे। किनको पैरेलल बोलेंगे, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे और सेम पॉइंट, मतलब ये सेम नहीं है, आई मीन दोनों का स्टार्ट भी एक ही है और दोनों का एंड भी एक है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes. तो मैं क्या बोल दूंगा कि R1 और R2 कैसे हैं, ये दो लाइन मतलब पैरेलल। ओके यार, समझा या नहीं ये फिगर? यस सर। अच्छा चले, बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉ किए, फिर से समझना। एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। अब देखना R1 का स्टार्ट पॉइंट देखो, R1 का स्टार्ट पॉइंट देखना ये है। R1 का एंड क्या है, ये। अच्छा, R3 का स्टार्ट क्या है, ये, जबकि R3 का एंड कहाँ है, R2 के बाद में है। R2 के बाद में। तो क्या R1 और R3 पैरेलल है? नहीं है। नहीं है। समझ आया या नहीं बताओ, समझ R1 आया। और R3 पैरेलल है क्या? नहीं है। अच्छा, R1 और R2 पैरेलल है क्या? नहीं। वो ये सीरीज में। स्टार्ट है, ये एंड है, और ये तो कहीं और ही एंड हो रहा है, इसके एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों भी पैरेलल नहीं है। समझा या नहीं बताओ? यस। तो क्या है, ये थोड़ा टफ है, मैं बता रहा हूँ पहले से। आगे क्वेश्चन में सीखते जाएंगे कैसे चेक करना है कि स्टार्ट भी वही है और दोनों एंड भी वहीं पे हो रहे हैं। इट इज लाइक कि देखना, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, फिर ये एक रजिस्टर, फिर ये एक रजिस्टर, ठीक, ऐसे लगा दिया। फिर यहाँ पर एक रजिस्टर, ये सब इतना कॉम्प्लेक्स सारे रजिस्टर लगा दी। क्या कोई भी 2 रजिस्टर बोल सकते हो पैरेलल में है? हाँ, कौन से वाले, ये और ये, क्योंकि ये स्टार्ट यहाँ से हुए और ये एंड यहाँ पर हुए। समझा या नहीं? हाँ। क्लियर है? यस ठीक है, हाँ, सर। चले, ओके गुड। तो बात आई कि सोचेंगे कब, कब सोचेंगे कि पैरेलल के बारे में सोचना है, कब सोचेंगे? तो सोचना तब है जब कोई एक वायर जा रही हो और वो स्प्लिट हो जाए, तब चांस है पैरेलल के। क्यों? क्योंकि ये 2 ऐसी चीजें हो गई ना जिनका स्टार्ट हो गया ये। अगर ये वायर क्लोज हो जाएंगी बाद में, तो ये दोनों किस में हो जाएंगी, पैरेलल में। समझ आया? तो पैरेलल ढूंढना कहाँ है, ऐसे रैंडम नहीं ढूंढने लग जाना है। सर R1 और R2 पैरेलल हैं क्या, सोचने लगे, अरे सोचना ही नहीं है। पैरेलल कहाँ से सोचना शुरू करना है, जहां से वायर स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होती है, या फिर एक वायर 2 वायर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन। जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो ये लाइन रीड करें, इफ अ वायर स्प्लिट एट एनी जंक्शन देन स्प्लिटेड वायर माइट बी इन पैरेलल। आई एम नॉट श्योर, चेक करना पड़ेगा, अगर वापस एंड हो गई तब पैरेलल है। समझा ना? ओके चले, तो बताओ पैरेलल का थॉट समझ आया? जैसे सीरीज का थॉट था एंड टू एंड होगा, सेम वायर होगी, पैरेलल का थॉट समझा? अब पैरेलल के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं।
तो बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया क्या, एक वोल्टेज की बैटरी ले ली ये, और एक करंट को 3 पार्ट में स्प्लिट करा दिया और उनको एंड भी करा दिया। तो ये 3 किसमें होगा, पैरेलल, समझे या नहीं? ये देखो 3 पार्ट में स्प्लिट करा दिए एक वायर को, ये समझा, एक वायर को 3 पार्ट में स्प्लिट, और वो तीनों एंड भी हो रहे हैं, तो तीनों किसमें हो गए, पैरेलल। अब एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट, सीरीज में क्या होता था कि तीनों में क्या चीज सेम रहती थी, करंट, क्योंकि वायर तो सेम थी, बट क्या चीज अलग रहता था तीनों का, रेजिस्टेंस। नहीं रेजिस्टेंस तो गिवन है, क्या अलग है, Potential. रेजिस्टेंस गिवन है, अलग है, पोटेंशियल पोटेंशियल। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे तीनों का क्या सेम होता है, पोटेंशियल और क्या अलग होती है तीनों में, करंट करंट। दोनों में रिलेशन समझा कि नहीं, यही दो मेन है, फर्स्ट और सेकंड मेन है बेटा। अगर आपको सीरीज और पैरेलल समझ आ गया ना, रिमेनिंग 4 एकदम ऐसे सीख जाओगे एकदम। तो अच्छे से सुनो, पहले तो आइडेंटिफाई करना आया या नहीं, सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करना आया, हाँ हाँ फिर सीरीज की खास बातें हमने सीखी और सॉल्व भी करना आया, आ गया। यस पैरेलल की कुछ खास बातें क्या है कि इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या सेम रहेगा, वोल्टेज, और क्या बदलेगा, करंट। ठीक, तो चले सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, इन तीनों को मिला के क्या बना लिए, एक इक्विवेलेंट। अभी यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ V इज इक्वल टू I आर इक्विवेलेंट। अच्छा, अभी रूल ये बता रहा है मुझे कि अगर मैं बात करूं कि करंट है, तो करंट 3 पार्ट में स्प्लिट हो रही है, इन तीनों का समेशन ही तो होगी ना टोटल करंट। तो मैंने लिखा कि ये करंट इज अ समेशन ऑफ ऑल 3 रिमेनिंग करंट। अब ओम्स लॉ में क्या समझाया था बता, कि V इज इक्वल टू आई आर में दो चीजें अगर पता है तो थर्ड पता चल जाएगी। अब दो कैसे पता है, R तो गिवन था, R गिवन था, और V हमें लॉजिक से पता चल गया। भाई क्लियर है या नहीं? हाँ सीरीज में क्या हुआ था, सीरीज में था R गिवन था, और क्या चीज लॉजिक से पता चल गई, आए V हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ, R गिवन था, V लॉजिकली हम समझ गए कि सेम होता है, तो करंट सबकी आ जाएगी, डन ना। V इज इक्वल टू आई आर से अगर I होगा तो R डिवाइड में आएगा ना, V बाई R। सो डेफिनेटली तीनों की करंट आ गई हमारे पास, क्या V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, क्या आ गया आंसर, V बाई R इक्विवेलेंट। तो सबका V कॉमन लेके क्या हुआ, कैंसिल, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, सब क्या आ गया इनवर्स भाई, फॉर्मूला आ गया कि अगर कभी भी R इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल में तो क्या होते हैं, सब इनवर्स में होते हैं। तो समझ गए ना कि ये ऑटोमेटिक टफ हो गया। क्यों टफ हो गया, क्योंकि इनवर्स कैलकुलेशन, करना थोड़ा वही इनवर्स आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है ना? हाँ, तो थोड़ा टफ है बट इतना भी नहीं, कर लोगे आप लोग। अब देख लेते हैं स्टेप। तो कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। आर पता चल गया, बैटरी का वोल्टेज पता है, तो नेक्स्ट क्या पता चल जाएगी, करंट बट ये करंट क्या रेजिस्टर वाली करंट है, नहीं, रेजिस्टर में तो सब में कौन सी करंट है, अलग है, ये कौन सी करंट है, बैटरी की मेन बैटरी की मेन करंट। अगर रेजिस्टर की करंट चाहिए तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, सब में क्या सेम होता है, वोल्टेज सब में सेम होता है, तो V बाई R से निकाल सकते हैं ईच रेजिस्टर की करंट। वहां पे वोल्टेज कैसे निकाला था, IR से, क्योंकि वहां पे क्या सेम था, करंट और यहाँ पे क्या सेम है, वोल्टेज। V बाई R सबका इंडिविजुअल रख के आ गया। तो बताओ यार, निकालना आया कि नहीं ये सारी चीजें? हाँ चले, तो जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। Find the current withdrawn from the battery and current in
30 ओम। चलो पहले मैं बताता हूँ, क्या 30 ओम की करंट फाइंड करने के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ये I1 है, ये I2 है, ये I3। बताओ I3 कितनी आएगी? V upon R3। V upon R3 V कितना है? 10 10 R3 कितना है? 30 30 तो कितना आ गया करंट? 1/3 on 3। 1/3। समझ आया ना? I3 सॉल्व करने की कोई जरूरत है क्या? मतलब डायरेक्ट आ जाएगा। बट बैटरी की करंट चाहिए तो V इज इक्वल टू IR लगाना पड़ेगा ना, R इक्विवेलेंट। हाँ, ओके, R इक्विवेलेंट तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर ना? चले जल्दी से निकालें करंट फ्रॉम द बैटरी। क्या निकालना पड़ेगा मेन? R equivalent। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं कर दूं क्या आपको R इक्विवेलेंट? या आप समझे? आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। सबका एलसीएम लेना आना चाहिए। 1/20 प्लस 1/60 प्लस 1/30। बताओ 1/10 एलसीएम क्या आएगा? 60. 60 तो 20 से 3 टाइम्स 60, 60 से 1 टाइम 60, 30 से 2 टाइम्स। कितना आ गया? 10 ohm 1/10। 1/10 6/6। हाँ 1/10। बट गलती नहीं कर देना, यहाँ पर 1/R इन्वर्स इक्विवेलेंट करना है, है। इनवर्स फ्लिप करना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10। अब अभी तो काम बन गया ना। V इज इक्वल टू IR। ये 10 और ये 10, I क्या आ गया? 1। 1। यार क्लियर हुआ ये क्वेश्चन या नहीं? पैरेलल थोड़ा समझ आया या नहीं? समझ आया। चले सो ये देखो, अगर मुझे 30 ओम में करंट चाहिए थी तो मैंने इस तरीके से निकाल दी डायरेक्टली। और अगर बैटरी की करंट चाहिए तो पहले निकाला R इक्विवेलेंट, फिर निकाला। क्लियर ना? ओके, अब यार कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं सीरीज और पैरेलल में। पहले बताओ, सीरीज पैरेलल की सारी चीजें ओके? यस। अब ये याद रखना कि टेस्ट में या किसी भी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन तो कहाँ से मतलब आते हैं? पैरेलल से। पैरेलल से, ठीक है। अब कुछ स्पेशल चीजें बताएंगी जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और जल्दी ट्रिक होगी उन्हें सॉल्व करने की। देखो क्या, सोचो अगर n इक्वल रेजिस्टर सीरीज में लगा दिए, तब सोचो जरा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? N into R. क्लियर ना? हाँ, तो बेटा करंट भी तो बदल जाएगी। V/R होती थी, तो इसका मतलब V/R NR. और एक ये n एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। हाँ, इसका Yes, sir. मतलब सबका इंडिविजुअल V भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी हमें लर्न रखनी है। क्या देखें, अगर R इक्विवेलेंट देखेंगे तो वो n टाइम्स हो जाएगा, तो करंट भी क्या हो जाएगी? V/R n टाइम्स। तो सबका इंडिविजुअल वोल्टेज कितना हो जाएगा? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, V/n। मतलब इक्वली शेयरिंग होगी। तो क्वेश्चन देखना, मैंने कहा मैंने 5 रेजिस्टर लगा दिए हैं। कितनी वोल्ट बैटरी से? 30 वोल्ट बैटरी से। तो बिना सॉल्व किए बताओ किसी एक रेजिस्टर का वोल्टेज कितना होगा? 6। यस, मैंने कितने लगा दिए? 5 रेजिस्टर। तो 30 वोल्टेज को 5 लोग मिलकर शेयर कर लेंगे इक्वली। कितना? 6 वोल्ट। भाई यार समझ रहे हो कितना स्पेशल पॉइंट हो गया? कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? डायरेक्ट आ गया ना। क्लियर? तो इस चीज ने इजी बना दिया आपके क्वेश्चन को कि अगर रेजिस्टर इक्वल है, सोचने की जरूरत नहीं है। वो वोल्टेज कैसा ले लेंगे? इक्वल ना। वोल्टेज कैसा शेयर करेंगे? इक्वल। हाँ, अब करंट को भी मत इक्वल शेयर करा देना। करंट तो सब में क्या होती है? Equal. सेम। तो करंट को नहीं कि इस करंट सब में वो डिफरेंट कर दी। करंट सबकी इक्वल आएगी, वही चीज आएगा वोल्टेज में। वोल्टेज भी सबका क्या आएगा? इक्वल, V/n। हाँ। अच्छा, अगर n रेजिस्टर पैरेलल में लगा दिए, किसमें? पैरेलल, तो वो जो 1/R इक्विवेलेंट है ना, वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली समझो,
सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बढ़ता है, और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, कम होता है। तो अगर सीरीज में n लगाए थे तो कितना आ गया था, n टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। आर, जबकि अगर पैरेलल में लगाए तो कितना आंसर आ जाएगा, आर बाय एन। आर बाई एन। तो बता R दो यार भाई, बताना। ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, तीनों पैरेलल में लगा दिए एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आया, कितना है आर इक्विवेलेंट? अरे भाई सोचने की जरूरत है क्या, कितना आएगा आर इक्विवेलेंट? 5/3। भाई बाकी जनता यार, हाँ। बाकी लोग समझ आ रहा है या नहीं? क्या हाँ। आंसर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट का, 5/3, बाय 3। बिकॉज ऑल रजिस्टर आर सेम। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हाँ। आर बाई एन आ जाएगा। ओके, हाँ। अब यस सर। क्वेश्चन पूछेगा कि यार करंट बताओ फिर टॉप वाले रेजिस्टर में या कहीं पे भी। तो यार करंट क्या होता है, V बाई आर आर। 6। अब हमें पता है कि अगर हमें किसी में भी चाहिए तो V तो सेम है, R भी सेम है, तो I फाइंड करने की कोई टेंशन नहीं है। I का आंसर क्या आ जाएगा, V कितना है 10, R कितना है 5, कितना आ गई करंट 2। लेकिन अगर पूछेगा कि बैटरी से फिर कितनी करंट जाने वाली है, तो ये जो V बाई आर करंट है, ऐसे n रेजिस्टर है ना मेरे पास, कर देंगे ना। यस, सो n टाइम्स हो जाएगी V बाई आर। आर तो बेसिकली पैरेलल में क्या होता है देखना, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट कम होती है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है और करंट बढ़ता है। बढ़ जाती है। समझ आया या नहीं हाँ। यार, दोनों स्पेशल पॉइंट सबको? हाँ। यस। अच्छा, अब देखो एक और स्पेशल पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है अच्छा से। ठीक है, इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है क्या, अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में है, दो रेजिस्टर पैरेलल में है, तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 मत सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि जब आप इन्हें फास्ट सॉल्व करोगे, सपोज मैंने दे दिया, क्वेश्चन सुनना, ये है 10 और ये है 20, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम क्या आया 20, सो 10 से डिवाइड आया क्या 2, और ये क्या आया 1, आंसर क्या आ गया 3/20। तो पता है हम इसे फ्लिप करना भूल जाते हैं, ये 3/20 एक्चुअली किसकी वैल्यू है, 1/R इक्विवेलेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर दो दिए हैं तो बिकॉज हम फ्लिप करना भूल जाते हैं कई बार और आंसर गलत आ जाएगा, हम डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट लर्न करते हैं, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये क्या हुआ R1 R2 R2 प्लस R1 प्लस R2 और अपन अभी इसे फ्लिप करके लर्न कर लेते हैं। तो इसे फ्लिप करके क्या आएगा ये, तो अगर दो रेजिस्टर हैं तो और वो पैरेलल में है, तो क्या आप इस तरह पूरा सॉल्व करोगे क्या, नहीं, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करोगे। समझ आया या नहीं? यस। अब मेरे से कोई पूछने मत लगना, मैं डायरेक्ट सॉल्व किया करूंगा कि सर कैसे होगा, देखना कितनी जल्दी आएगा। ये रेजिस्टर है 2, ये रेजिस्टर है 3, अब इनका एलसीएम लेके सोचते रहोगे, सीधे क्या कर दो 2 × 3/2 + 3 कितना 5। समझ आया, कितना आंसर आ गया 6/5। चलो और कर लेते हैं, ये 30 और ये 60, बताओ क्या आएगा, 20। देखा आया कि नहीं यार स्पीड में? हाँ। तो क्या 2 रेजिस्टर के लिए ये 1/, मत करने लगना, डायरेक्ट लर्न रखोगे कि नहीं आप लोग? हाँ। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज थर्ड कॉम्बिनेशन इज मिक्स्ड। मतलब सीरीज और पैरेलल साथ में जाएगा। देखना प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि ये एक रेजिस्टर है, फिर ये दो पैरेलल में लगा दिए मैंने,
अब मैंने पूछी, समझना है सब लोग अच्छे से, अब मैंने पूछा कि यार इस वाले में करंट बताओ, तो आपने तो कहा सर आपने पैरेलल को सिखाया है, मैंने क्या सिखाया कि अगर करंट बताना है तो क्या कर दो, V बाई आर R इक्वल कर दो। लेकिन क्या इसके पास पूरा ये वाला V है क्या? नहीं, थोड़ा तो ये लेफ्ट साइड यहाँ वाले पे के पास भी जाएगा ना, जाएगा। यस यस, थोड़ा तो ये वाला करेगा क्योंकि ये तो सीरीज में था ना। मतलब जब रेजिस्टर डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं बैटरी से, कैसे, डायरेक्ट, तब हम बोलते हैं कि अगर ये बैटरी का वोल्टेज है तो देखो बैटरी के ही 2 पिन इससे कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी के ही 2 पिन इसे कनेक्ट कर रहे हैं और ये इसे ही कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए सबको V वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पर क्या बैटरी के पिन डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है क्या? नहीं, बीच में ये लॉस करा देगा। समझ आया? इसका मतलब अगर मिक्स कॉम्बिनेशन है तो क्या मैं डायरेक्टली I निकालूंगा क्या पैरेलल में? नहीं, ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं? वैलिड है। सिर्फ क्या चीज बदल गई, ये V, ये बैटरी वाला V नहीं बचा। समझा? हाँ, ये आइडिया समझा? तो अब हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो इसलिए कई बार जरूरत पड़ेगी कि ये मेथड टफ पड़ जाएगा, तो हम पता है क्या करेंगे, नया चीज सीखेंगे। क्या? हाँ, अगर मुझे पता है कि सर्किट में करंट इतनी है तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि यार यही करंट तो दो ऐसे स्प्लिट कर गई ना। इंस्टेड ऑफ दिस I इज इक्वल टू V बाई R, हम क्या यूज करने लगते हैं? स्प्लिट रूल। समझा या नहीं? क्यों ये स्पेशल पॉइंट है? हाँ, क्योंकि आगे मिक्स्ड में यूज होगा। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो चीजें सिखा रहा हूँ ये एक बार आपको अच्छे से नोट्स देखनी पड़ेगी। हाँ, समझा या नहीं? यस, नोट्स अच्छे से प्रॉपरली समझना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा आइडिया आएगा। चले स्प्लिट रूल समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसे लर्न करना। देखो क्या हुआ, मेरे पास टोटल करंट, इसे यूज कैसे करते हैं, एक वायर में टोटल करंट कितनी है, I, और ये 2 वायर में स्प्लिट होने वाली है, फिर वापस ज्वाइन हो गई I, तो आपको ये दोनों करंट चाहिए, I1 और I2। समझा कि नहीं? हाँ, फॉर्मूला कितना इजी है, जब R1 में करंट चाहिए, किसमें, R1, तो न्यूमरेटर में R2 को रखते हैं। समझे कि नहीं? बस इतना फर्क है। हाँ, जब I1 चाहिए तो न्यूमरेटर में कौन है, R2। R2, R2, तो हो गया R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। कोई डाउट क्या? नो, तो अगर मैंने I2 पूछा तब क्या रहेगा न्यूमरेटर में, R1। क्लियर? तो देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, यहाँ से 0.3 एम्पियर करंट आ रही, बताओ किसमें कितनी जाएगी, ये I1 है या I2? 0.1 जाएगी और 20 में 0.2। हाँ, अरे उल्टा बोल रहे हो क्या यार, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया करो। I1 कितना हो जाएगा, I1 में किसे यूज करेंगे ऊपर, R2 को 20 अपॉन दोनों का ऐड कितना 30 इंटू 0.3, तो कितना आ जाएगा 0.2। तो I1 में कितनी जाएगी 0.2, और इस पे कितनी जाएगी, सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1। समझा? हाँ, एक कॉमन सेंस भी लगाना, रैंडम मत कर देना, जो रेजिस्टर ज्यादा है उसमें करंट कम जाएगी। रेजिस्टर का काम ही है ना, रेजिस्ट करना, रोकना, कम करना, रिड्यूस करना। ओके, फॉर्मूले दोनों क्लियर हुए या नहीं? क्लियर हुए। अच्छा, अब ये फर्क होता है लेक्चर नोट्स और लेक्चर में रहना। जब आप लेक्चर में हो तो देख रहे हो ना मैं कितने एक्स्ट्रा एग्जांपल भी समझा रहा हूँ, हाँ, सिर्फ नोट्स बस रीड करोगे तो समझ नहीं आएगा आपको, तो पहले लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है। चले, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप कहाँ पर जाने वाले हैं, किसमें, थर्ड कॉम्बिनेशन, क्या, मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब ये है, मिक्स्ड मतलब ये नहीं समझना कि बहुत सारा मिक्स कर दिया, सिर्फ 2 चीजों को मिक्स किया है। क्लियर?
हाँ मिक्स में क्या किया है, सीरीज और पैरेलल को मिक्स किया। हाँ तो दिख गया यार, व्हेन देयर आर बोथ सीरीज एंड पैरेलल। तो क्या इसे आइडेंटिफाई करना कुछ मतलब अलग से लॉजिक चाहिए क्या? नहीं, सीरीज समझाया आइडेंटिफाई करना, पैरेलल समझाया, ठीक, ये मिक्स्ड है। अब काम है इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसे सॉल्व करने की बेस्ट टेक्निक होती है क्या, क्या होती है? टेक्निक, रिडक्शन टेक्निक। समझे ये रिडक्शन टेक्निक क्या है? करना क्या होता है इसमें, सपोज मेरे पास ऐसे 5-6 रजिस्टर हैं, हाँ ऐसा। अब चलो इन सबको सॉल्व करना, ये बड़ा सा कॉम्बिनेशन हो गया, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो रिडक्शन टेक्निक क्या कहती है समझेंगे, बहुत ही सिंपल वे पे समझें। फाइंड मिनिमम 2 रजिस्टर विच आर इन सीरीज और इन पैरेलल। मतलब पूरे फिगर में कहीं तो आपको 2 रजिस्टर मिल ही जाएंगे जो किसमें होंगे, सीरीज या फिर पैरेलल। सोचो वो 2 भी नहीं मिल रहे तब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्वेश्चन 4th 5th 6th सेक्शन में पहुंच गया, समझे? हाँ क्लियर, वो आगे समझाऊंगा। हाँ डेफिनेटली मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज या पैरेलल, तो भाई कोई तो दिखेगा ही ना सीरीज। हाँ तो सबसे पहले क्या सोचना है, फाइंड करना है मिनिमम ऐसे 2 रजिस्टर जो क्या हो, सीरीज में हो या फिर पैरेलल। तो चलो इस फिगर में देख के बताओ किनके बारे में श्योर हो कि ये सीरीज है या पैरेलल। सर नीचे से दूसरा वाला सीरीज में नीचे से दूसरा, ये दोनों और किसमें है, सबसे ऊपर वाला सीरीज। सबसे ऊपर वाला ये दोनों किसमें है, सर सीरीज। कौन से 2 पॉइंट्स के अबाउट फाइंड करना है उसमें? किन्हीं इनके अबाउट फाइंड करना है, इन 2 पॉइंट के अबाउट बैटरी कनेक्टेड है, ओके, इनके अबाउट फाइंड करना है। अब समझे, ये 2 जिन्हें मैंने ब्लैक सर्किल किया है, समझ आया कि नहीं, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज। अब आगे देखो फिर क्या करेंगे, फिर लेकिन बहुत ही बीच अच्छी वाले चीज, नहीं है, क्या? बीच वाले जो 2 है वो नहीं है। हाँ नहीं है भाई, नहीं है, होते तो सर्कल करते अपन। आगे क्या है, देन रिप्लेस विद देयर इक्विवेलेंट एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल सिंगल आर इक्विवेलेंट रिमेन्स। मतलब अब समझो बड़ी बात, क्या उन दोनों को उनके खुद के आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो। मतलब समझना कि इन दोनों को हटा के अब आपने क्या कर दिया, इनका आर इक्विवेलेंट, तो ये 10 था और ये 30, कितना है आर इक्विवेलेंट, 40 भाई लोग सीरीज में है, क्या आएगा आर इक्विवेलेंट, 40। तो रिडक्शन टेक्निक मतलब है कि इन 2 को रिड्यूस करके क्या बना दो, एक ही। एक। तो ये 2 अगर आपने हटा दी, अरे बहुत ज्यादा हट गए, ठीक है, ये 2 आपने हटा दिए और इनके जगह क्या रख दिया, एक सिंगल रख दिया, तो ये 2 हट के क्या आ गए, एक सिंगल। अब देखो तुरंत क्वेश्चन और अच्छा लगने लग गया, बताओ क्या समझ में आने लगा, पैरेलल में आ गए। तो यही रिडक्शन टेक्निक है, ये क्वेश्चन को इजी बनाने लग जाएगी। तो क्या हुआ कि जब आप रिप्लेस कर दोगे उसके इक्विवेलेंट से, और ये टेक्निक क्या करते रहो, रिपीट करते रहो जब तक कि केवल एक रेजिस्टर ना बचे, और उसी फाइनल को हम क्या बोलेंगे, और उससे उल्टा फाइंड करेंगे अगर चाहिए होगा तो। हाँ तो अभी समझे, अब कौन से 2 समझ में आ रहे हैं, ये 2 किस में हो गए, है ना पैरेलल, ये 2 पैरेलल में। तो इसका मतलब इन्हें हटा के क्या लगा दोगे, इनका आर इक्विवेलेंट। इनका आर इक्विवेलेंट। तो देखना मैं रिमूव करता हूँ इन दोनों को, ये मैंने रिमूव किए और इनके जगह क्या लगा दिए, एक इनका, एक ही। अब देखो क्वेश्चन, सीरीज में बन गए, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। इन दोनों को हटा के क्या लगा दो, इनका एक ही इक्विवेलेंट। एक ही
तो ये आ गया एक। अच्छा नीचे ये तो था ही, अब इन ये दोनों जो को हटा के नीचे क्या लगा वाला सकते है, थे, एक ही लगाएंगे एक ही लगा इनका सकते हैं। इक्विवेलेंट। अब देखो क्या बन गया, ये तो एक ही वायर है ना, यही पॉइंट है ना। अच्छा हाँ एक पॉइंट से ऐसे बहुत सारी वायर दिखे ना और बीच में कोई रेजिस्टर ना हो, हाँ तो समझ जाओ सब एक ही जगह पर है। मतलब ये भी यही है, ये भी यही है, ये ऐसे घूम के भी यही है। ऑल दीज थ्री आर सेम, और ये भी पैरेलल थ्री में। सेम। किसमें आ गए? तीन पैरेलल। आगे आर इक्विवेलेंट या नहीं? हाँ अच्छा याद है मैंने बताया था कि हमेशा दो में ही सर्च करेंगे, तो इसलिए आर इक्विवेलेंट का वो पैरेलल वाला याद रखना है क्या। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और एक चीज, अगर तीनों सेम है, सोचो तीनों आर आर है, क्या आंसर आया आर इक्विवेलेंट का? R/3। यार नोट्स रिवाइज करना है, क्लासरूम में भी अच्छे से सुनना है। क्या समझाया था? स्पेशल केस, अगर सब इक्वल हैं, सीरीज होते तो एन आर, पैरेलल है तो आर बाई। हाँ और अगर R पैरेलल by N। होते तो R/N। समझा या नहीं कुछ? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हाँ समझ में आ गया। Sure। अच्छा पूरा खेल आर इक्विवेलेंट का ही है। एक बार आर इक्विवेलेंट आए तो V इज इक्वल टू आई आर से क्या आ जाएगी यहाँ की? करंट। Current। और फिर लगा देंगे, स्प्लिट रूल लगाना शुरू कर देंगे बार बार, काम बन जाएगा। समझे? हाँ यस। तो चलो एग्जांपल्स देखना शुरू कर देते हैं। देखें, सपोज ये एग्जांपल है, तो अभी ड्रॉ है, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले मुझे किन के दो के बारे में श्योरिटी दिख रही है? जिन दो को हाईलाइट किया है। हाईलाइट किया हुआ है, समझा कि नहीं? हाँ ये आर और ये आर मिलके क्या बन जाएंगे सीरीज में? R इक्वल कितने हो जाएंगे? 2R। तो इन दोनों को हटा के मैं क्या लगा दूं यहाँ पर? एक सिंगल R। सिंगल 2R। सिंगल, और उसका रेजिस्टेंस कितना? 2R। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया और इसे क्या लगा दिया? 2R। समझा या नहीं? जैसे ही मैंने ऐसा किया तो अब क्या दिखने लग गया? ये R और 2R पैरेलल है। ऊपर पैरेलल। का तो वो देखना पैरेलल। फॉर्मूला, R इंटू 2R अपॉन दोनों का एडिशन। बिकॉज मैं मतलब नोट्स में सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में तुरंत कर सकते हैं कि R 2R अपॉन दोनों का ऐड 3R। R कट क्या आएगा हमेशा? 2/3। समझा या नहीं? हाँ इसका मतलब इन दोनों को हटाकर मैं अब यहाँ पर क्या लगा दूं? एक 2/3R वाला एक 2/3R। देखना इनको हटाकर मैं लगाऊंगा तो फिगर कैसे दिखेगा। फिगर तो ऐसा दिखने लगेगा, 2R/3 यहाँ। तो अब देखो रिड्यूस हो रहा है। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन सीरीज कौन पैरेलल है, कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। पर जैसे ही आपने रिड्यूस करना स्टार्ट किया, काम बन गया। ये दोनों किसमें आने लग गए? हाँ सीरीज। क्या होगा इनका सीरीज? R प्लस 2/3 कितना हुआ? भाई समझा या नहीं सबको? 5R/3। हाँ चलो sir। हाँ बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अब मैंने इन दोनों को हटा के क्या लगा दिया? एक 5R/3। अच्छा मैं ये जो समझा रहा हूँ ना, किसी को अगर नहीं समझ आया तो अभी पूछो, अदरवाइज इस लेक्चर को एक बार रिवाइज भी कर लेना, ठीक है ना? वहां पे और क्लैरिटी फिर से आ जाएगी कि कैसे करना है। और नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले ये पूरे तीनों कॉम्बिनेशन पढ़ के आना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे क्या करना है। ओके हाँ ठीक है। तो इन दोनों का मिला के क्या है? 5R/3 मैंने रख दिया। जैसे ही मैंने रखा तो ये दोनों किस में दिखने लग गए? पैरेलल। और जल्दी से मैंने पैरेलल में। फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो मुझे पता था कि ये R तो दोनों में आएगा ही ना बार बार, हाँ तो मैंने सिर्फ नंबर जल्दी से सॉल्व कर दिया कि ये 5/3R है और ये 1R है। हाँ 5/3 एंड 1, 5/3 प्लस 1 कितना हुआ? 8/3, और ये हुआ 5/3। 3 कट क्या आ गया? 5/8। और वो जो R मैंने सोचा था वो वापस से मैंने लगा दिया। ओके सर। हाँ क्लैरिटी है यहाँ पर? है। तो अभी ये हमने दोनों हटा के लगा दिए क्या? सिंगल। इसका मतलब इसका क्वेश्चन लेंदी होता है, सीखना पड़ेगा, फास्ट सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। अच्छा
ये दोनों पैरेलल हाँ निकाला सर, क्या और है आंसर? हमेशा ये डायग्राम बना के चेक करना पड़ेगा ना? नहीं, सिर्फ ये फर्स्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ इसलिए करना है। अगर मैं करूंगा तो मैं इसी फिगर में करूंगा, देखना मैं इसी फिगर में करूंगा। कैसे करूंगा? मैंने कहा कि ये दोनों हट गए, क्या आ गया यहाँ 2r। अब आपको फील करना है कि ये 2r और 2r क्या हो गया पैरेलल। तो हाँ कितना सॉल्व कर लो 2r/3, तो ये 3 हट के क्या आ गए एक ही आ गया। 2/3। एक आ गया, तो ये और ये किसमें दिखने लगेंगे? सीरीज में। सीरीज। तो अगर फास्ट सॉल्व करना है तो इमेजिनेशन चाहिए। हाँ हाँ अब इमेजिनेशन आई कि ये 4 हट गए, तो अगर ये जो आया वो तो इसके साथ पैरेलल दिख जाएगा ना। तो इन दोनों का फिर पैरेलल सॉल्व करो, और पैरेलल सॉल्व किया मतलब ये सब हट के आ गया एक रेजिस्टर, वो इसके साथ सीरीज में। सीरीज में। तो ऐसा नहीं है कि फिगर इतने सारे बनाते रहना है, ये बस सॉल्व करते रहना है। ओके, हाँ हाँ ठीक, फिगर नहीं हाँ इतने सारे कि सर मेरा टाइम तो फिगर में ही चला गया पूरा। ठीक है, हाँ तो ये आ गया फाइनली 5r/8, और इसे हमने r से सीरीज में लगा दिया, काम बन गया। क्लियर या नहीं? हाँ हाँ, चले तो अब एक एक्चुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। चले, तो क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन 30 ओम रेजिस्टर एंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। मतलब यहाँ पर करंट चाहिए यार, यहाँ पर करंट चाहिए तो क्या कर देंगे यहाँ पर, बताओ। अगर 30 ओम में करंट चाहिए तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? लिटरल। भाई तुम लोग अच्छे से सुन नहीं रहे हो यार लेक्चर में। एक जंक्शन में 2 रेजिस्टर पैरेलल में है तो करंट अलग अलग कैसे निकालते हैं? लिटरल रूल यूज करते हैं। ओके, सिर्फ हर्षवर्धन बोल रहा है यार, बाकी लोग तो एकदम साइलेंट मोड में चले जाते हो। हाँ पूछो सर, हर्ष। आपको मेरी आवाज आती है? हाँ आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मुझे करंट स्प्लिट करना है, I1 I2 चाहिए, तो टोटल करंट तो चाहिए ही होगी ना। और टोटल करंट क्या हो जाएगी? V/R इक्विवेलेंट। आप समझ आए R इक्विवेलेंट क्यों फाइंड करना है? कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले? R इक्विवेलेंट। चलो, तो जो है आदित्य बताओ यार, इसमें R इक्विवेलेंट में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, क्या टेक्निक होती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की? ओके, आदित्य ज्वाइन नहीं है, ओके कैंसिल हुआ। आदित्य आप बताएं। रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करेंगे यहाँ पर? रिडक्शन पहले 30 ओम और 60 ओम पैरेलल में दिखते हैं। वेरी गुड, 30 और 60 पैरेलल में, तो इनका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 30 into 60 upon 30 plus 60 20. 90, so it will cancel out, the answer is 20. So definitely इन दोनों को हटा के क्या लगा दो यहाँ पर एक 20 हो। 20। तो ये तीनों किसमें आ गए? सीरीज। So 10 20 20 कितना हुआ टोटल? 50। फाइनल R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 50। करंट कितनी आ गई? कितनी आ गई? 1/5। सो करंट फ्रॉम द बैटरी कितनी आ गई? 1/5। अभी हमें चाहिए 30 ओम पे करंट, तो बताओ अदिति बताएं क्या रूल लगाएंगे फिर हम यहाँ पर? 30 में करंट चाहिए हमें, 60/90। वेरी गुड, इनटू जो मेन करंट है। यार सब लोग समझे कि नहीं? दिस इज कॉल्ड स्प्लिट टेक्निक, स्प्लिट ऑफ करंट। क्लियर? यस सर। समझा ना सबको? नेक्स्ट पॉइंट बचा है वोल्ट मीटर लगा है यार, तो इसने थोड़ा सा सीरीज का नॉलेज पूछ लिया। याद है ना सीरीज में बताया था कि पोटेंशियल सब लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू IR से। I तो इतनी ही जा रही है, इसका R कितना है? 10। तो इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा? 1/5 इंटू 10 कितना? 2। इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा? 4। दोनों का मिला के 6। बताए। दोनों क्वेश्चन समझ आए या नहीं? यस सर। ठीक है, सो आई गेस बहुत ही अच्छा पार्ट था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट लेक्चर पे अपन बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे, बट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले मैंने रिडक्शन टेक्निक यूज की,
इन दोनों को रिड्यूस किया, आर इक्विवेलेंट निकाला, फिर पूरे के साथ फाइनल आर इक्विवेलेंट। वहां से क्या निकाल ली हमने? करंट। और अगर मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए थी तो क्या होता है, आई इंटू आर, पूरा आर लिखेंगे ना, ये वोल्ट मीटर तो इसके क्रॉस था, तो अलग अलग निकालने की जगह आप सीधे क्या लिख सकते हो, दोनों का आर 30 ना, तो दोनों का आर कितना हो गया 30, कितना आ गया वोल्टेज 6 वोल्ट। क्लियर है या नहीं? और स्प्लिट रूल लगाकर क्या निकाल लिया, करंट। कोई डाउट क्या? समझ आया कैसे निकाल ली करंट? तो ये पॉइंट था हमारा ये सॉल्विंग का। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है, मोर लॉजिकल मेथड, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी है, बट आप समझने का ट्राई करेंगे उसे। देखें मेथड 2, ये क्या मेथड है? इट इज मोर ऑफ अ लॉजिकल मेथड, फील करना पड़ेगा इसके लिए। क्या? इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाला था आपने, कितना आया था 20। तो थॉट ये है कि पैरेलल में तो दोनों का वोल्टेज सेम रहता है ना, हाँ, तो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट वोल्टेज कैरी करेगा वही तो इन दोनों का वोल्टेज होगा ना। ये लॉजिक यार सब लोग सुने, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। क्या? अगर इन दोनों का आर इक्विवेलेंट वोल्टेज कैरी कर रहा है कुछ, तो इन दोनों का वोल्टेज भी तो वही होगा ना जो इनके आर इक्विवेलेंट का है। समझा या नहीं? हाँ सर। जब मैंने इनका आई निकाला था, आई आया था कितना 1/5, तो इसका नेट कितना था 20, सो वोल्टेज कितना आ जाएगा 1/5 इंटू कितना आ गया वोल्टेज 4। इसका मतलब 30 ओम कितना वोल्टेज कैरी कर रहा होगा? अगर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दूं कितना आएगा 4 वोल्ट्स। तो याद है ना पहले हमने करंट निकालना सीखा था, आई इज इक्वल टू क्या होगा V/R। अगर मुझे इसका वोल्टेज पता है कि इसने सिर्फ कितना यूज किया 4, और डिवाइड बाई क्या रेजिस्टेंस, तो क्या आ गया 2/15 जो कि इसकी करंट थी। तो ये हो गया मेथड 2, लॉजिकल मेथड है। इसमें हमने स्प्लिट रूल का यूज नहीं किया। तो बताओ यार मेथड 2 भी समझ आया ना? हाँ सर। चले ठीक है यार, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। आज के लिए समझ आया कि नहीं यार सब लोग? पहले बताओ हाँ क्या 3 चीजें देखी हैं? सीरीज मतलब मेन, कॉम्बिनेशन, सीरीज, मिक्स। पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और तीनों की अपनी अपनी टेक्निक है। पैरेलल के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, स्प्लिट रूल बताया, वो सब याद रखना है, सबको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर के पहले एक बार रिवाइज करके आना है। विल डू मोर क्वेश्चन ऑन सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। डन? यस सर। फिर उसके बाद आगे कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। ओके चलो, बाय बाय देन। बाय सर। बाय एवरीवन, बाय बाय।